नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। आप यदि वीडियो का फॉर्म आपने भरा है और अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लोग जानते ही होंगे कि आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। वीडियो के सिलेबस में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान जो है, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य नॉलेज जो है वो पूछी जाएगी। और साथ में आपको ये पता भी होगा कि उसके अंतर्गत जो है क्वालिफिकेशन जो थी उसके अंदर कोई भी इससे कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिप्लोमा मांगा था या फिर RSCIT अनिवार्य मांगी थी, यानी कि कोई ना कोई कंप्यूटर से संबंधित वहाँ पे उसका वो होना चाहिए था। तो जिसने भी वीडियो का फॉर्म भर दिया लेकिन उसके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आराम से RSCIT का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक परीक्षाएं होंगी तब तक अब सर्टिफिकेट आपके पास 3 महीने का समय परीक्षा होने में, मतलब RSCIT का फॉर्म भरने से और परीक्षा होने में 3 महीने का समय लगता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आराम से आप अभी भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो वीडियो है ये उसी के लिए है। ये पूरी RSCIT की जो बुक होती है उससे वो कंप्लीट RSCIT की बुक मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। और यहाँ पे जो मैं अभी इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाने वाली हूँ उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे हर एक यूनिट पूरी होने के बाद जितने भी इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, जितने भी अध्याय दिए हुए हैं, उनके पूरा होने के बाद एक अध्याय के बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, चाहे वो 100 बने, 50 बने, 200 बने, उससे संबंधित बिल्कुल A to Z प्रश्न मैं आपको हर एक यूनिट के बाद करवाऊंगी। यूनिट मतलब आपको क्वेश्चन आंसर बाद में करवा दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसका जो टॉपिक है वो उसको पहले एक बार हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे बुक में से ही, और क्वेश्चन आंसर फिर आपको अलग से उसमें हर यूनिट के बाद आपको करवा दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक RSCIT का कोर्स नहीं किया है या फिर आपने किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, किसी भी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप ग्राम सेवक का फॉर्म भरें और आप उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज़रूरी है। तो उसका अभी से आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको उसमें पढ़ने के लिए अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। जो कंप्यूटर के जो इसमें वीडियो में जो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, जो 10 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न भी आपके इसी के साथ साथ तैयार हो जाएंगे और RSCIT भी इसी के साथ साथ तैयार हो जाएगी। तो इसलिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने इस कोर्स को, जो यहाँ पे मैं इसमें पूरा RSCIT का कोर्स इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे करवाने वाली हूँ, वो आप आराम से कर लीजिएगा। उससे आपकी RSCIT भी क्लियर हो जाएगी और उससे ये जो 10 प्रश्न वीडियो में आएंगे, यानी ग्राम विकास अधिकारी में आएंगे, ग्राम सेवक की परीक्षा में आएंगे, या फिर जो पटवारी की तैयारी भी कर रहा है तो पटवारी में भी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आएंगे, तो वो भी इन वीडियो को देख सकता है। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी में डालूंगी वो भी देख सकता है। तो ये मैंने आज शुरुआत की है, तो फटाफट से हम इसका परिचय हम बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी परिचय करेंगे इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो वीडियो आपकी लास्ट में क्वेश्चन आंसर की आएगी, उसको आप अच्छे से फोकस करना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ग्राम विकास अधिकारी से के जो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से हम कंप्यूटर का परिचय यहाँ शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो हर इंसान के जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। वेब प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल फोन में क्रांति ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए और नई विचार प्रक्रिया को जीवन दिया है। कंप्यूटर सतत अनुसंधान और विकास की गति के साथ हम कह सकते हैं कि हमें जीवन में नए नए अनुभवों से अवगत करवाते रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर का एक डायग्राम दिया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो मुझे यकीन है कि आप सब इस छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल ही जिसको कंप्यूटर जो बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाला है वो भी आप उसको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये जो है देखिए, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये स्क्रीन कहलाता है मॉनिटर। उसके बाद
यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा बटनों वाला, ये कहलाता है कीबोर्ड। एक इधर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहलाता है प्रिंटर। उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कहलाते हैं स्पीकर। अब कंप्यूटर के अंदर और छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक मिनट, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं माउस। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कहलाता है मॉडेम। जो इसके अंदर डिस्क डलती हैं, जैसे यहाँ पे डिस्क डाली जाती है फ्लॉपी डिस्क, तो ये फ्लॉपी डिस्क है और ये फ्लॉपी डिस्क को ड्राइव करने वाला फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर है। उसके साथ साथ ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, एक सीडी दिख रही होगी जिसको हम सीडी बोलते हैं, ये सीडी रोम है। ये जिसके अंतर्गत रख करके चलाई जाती है वह सीडी रोम ड्राइवर है, और जिसके अंदर ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं उसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जो सीपीयू की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। पर्सनल, हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर गणना, डिजाइन, प्रकाशन प्रयोजन के लिए छात्र, इंजीनियर, रचनात्मक लेखकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर ने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। विद्यार्थी कक्षा में ही नहीं बल्कि जब वह यात्रा कर रहा हो या फिर पीसी पर्सनल कंप्यूटर के साथ घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी ने हर व्यक्ति के दरवाजे पर सभी जानकारियां लाना संभव हुआ है। लोग अब पूछताछ, बैंकिंग, शॉपिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखिए कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि पीढ़ियां। हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की मुख्य 5 अवधियों में विभाजन करते हैं। आपसे यहाँ पर मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, कंप्यूटर की पीढ़ियों की यदि बात करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियों की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1942 से। 1942 पहली जो पीढ़ी हुई थी शुरू, वो 1942 से हुई थी। ये पहली दिनांक आपको याद रखनी है, बाकी आपको किसी भी दिनांक को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप आराम से याद रख सकते हैं। शुरुआत हुई थी 1942 से, पहली पीढ़ी थी 1942 से 1956 तक। 1956, 1942 से 1956 प्रथम पीढ़ी हुई थी कंप्यूटर की। अभी तक 5वीं पीढ़ी चल रही है, 4 पीढ़ियाँ जाने के बाद 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो पहली पीढ़ी की शुरुआत जो हुई थी वो 1942 से 1956 के बीच हुई थी, पहली पीढ़ी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहली पीढ़ी का याद रख लेंगे केवल 1942 से 1956। अब देखिए, हर अलग अलग पीढ़ी के लिए मतलब अलग अलग सबसे पहली बात हमने कहा, फर्स्ट पीढ़ी की बात करें 1942 से 1956, उसमें जो डिवाइस लगी थी वो ये डिवाइस है। सबसे पहले जो हार्डवेयर फीचर था, यानी कि प्रथम ये पूछा जाएगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी में। साथ ही साथ पहली पीढ़ी में इनपुट के रूप में, इनपुट देने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी? देखिए, यह जो है पहली पीढ़ी, ये सपोर्ट मशीनी लैंग्वेज ओनली, कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो केवल मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। वेरी कॉस्टली होते थे, जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट जनरेट करते थे। ह्यूज साइज, कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी कंज्यूम करते थे। अब इस सिस्टम में जो मतलब इस फर्स्ट पीढ़ी के जो सिस्टम बने थे कौन कौन से थे, उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ENIAC, एडवेक, TBM 701, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। उसके बाद दूसरी जनरेशन आई। पहली जनरेशन थी 42 से 56, उसके बाद लगभग 10-10 साल के अंतराल तक ये चली। दूसरी जनरेशन 56 से 65। इसमें
वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया। वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने लिया? ट्रांजिस्टर ने लिया। और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल स्टोरेज के रूप में किया जाने लगा। और फिर ये इसके फीचर हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे। इससे संबंधित ये डिवाइसें थी, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पीढ़ी जब आई, ये आई थी 1965 से 1975। इसमें देखिए सेकंड पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने लिया? ट्रांजिस्टर ने लिया। और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल आईसीज ने ले लिया। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद जो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप के द्वारा जो स्टोरेज की जाती थी उसका स्थान ले लिया डिस्क ने। मैग्नेटिक टेप और डिस्क ने लार्ज कैपेसिटी की होने लग गई थी ये। फिर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये इसकी मशीनें बनी थी उस समय, यानी कि जो सिस्टम बने थे वो है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1988 फोर्थ जनरेशन। और आईसी जो है वो VLSI टेक्नोलॉजी के साथ, यहाँ पे आईसी जो थी वो VLSI टेक्नोलॉजी के साथ आई। और जो मेमोरीज जो थी वो सेकेंडरी मेमोरी हुई, और साथ में मैग्नेटिक टेप और पोर्टेबल फ्लॉपी इनका स्थान ले लिया इन्होंने। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम आगे आराम से डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो चल रही है, जो अभी तक चल रही है, वो है 1988 से, और फिलहाल जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। आईसी जो है वो VLSI की जगह ULSI हो गई अब। और अब हार्ड डिस्क जो है वो काफ़ी लार्ज कैपेसिटी में आने लग गए। चलिए इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए प्रथम पीढ़ी, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूबों तथा डाटा भंडारण के रूप में चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जो पीढ़ी है वो 1942 से 1956, और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ? इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में तो वैक्यूम ट्यूब, और जो भंडारण यानी कि स्टोरेज के रूप में इन्होंने चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया। इनका आकार जो था वो काफ़ी बड़ा था। रख रखाव के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। ये बहुत ही महंगे हुआ करते थे। ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्सर्जित किया करते थे, और इनको ठंडा करना मुश्किल होता था। और साथ में ये बहुत अधिक बिजली का खपत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए केवल मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। केवल प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? केवल मशीनी भाषा को ही ये समझते थे। साथ में पहली पीढ़ी कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड द्वारा दिए जाते थे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पंच कार्ड द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसमें इनपुट को किस तरीके से दिया जाता था, तो पंच कार्ड और कागज टेप के द्वारा दिया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या हल करने में से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम दिया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब। चलो दूसरी पीढ़ी देखते हैं। 1956 से 1965 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने ले लिया। ट्रांजिस्टर कुशल थे, तेज थे, कम बिजली की खपत करते थे। पहली पीढ़ी की तुलना में ये सस्ते और विश्वसनीय हो गए थे, लेकिन ये भी गर्मी का उत्पादन अधिक करते थे। फिर इसमें अब स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर, प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी मेमोरी उपकरणों का रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और पहली पीढ़ी में जो लैंग्वेज थी वो मशीनी लैंग्वेज थी, लेकिन दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रॉन कोबोल और फोर्ट्रॉन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटरी प्रोग्रामिंग भाषा इस पीढ़ी में शुरू की गई। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि द्वितीय पीढ़ी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कोबोल और फोर्ट्रॉन जो है वो द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये द्वितीय पीढ़ी में शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो तीसरी पीढ़ी का जो समय है वो 65 से 75 है, 1965 to 1975। तीसरी पीढ़ी का स्थान जो ट्रांजिस्टर था उसका स्थान इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज ने ले लिया था। एक एकल आईसी ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक और कैपेसिटर की एक बड़ी संख्या में एक साथ संगठित करके लगाया जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया।
और अब तीसरी पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पर वापस से एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे वापस प्रश्न बनता है कि इनपुट और आउटपुट के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया। उसके बाद ये जो पीढ़ी थी, इस पीढ़ी में समय साझा यानी कि टाइम सेविंग बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटर यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया। और इसमें कौन सी भाषा का यूज हुआ? फोर्ट्रॉन और फोर्ट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक, ये तीन जो उच्च स्तरीय भाषाएं थी, फोर्ट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक, ये कोबोल और पास्कल द्वितीय पीढ़ी में शुरू हो गई थी। तीसरी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन 4, पास्कल और बेसिक ये भाषाएं शुरू हुई। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें 1975 में, 1975 से 1988, इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनमें माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो चतुर्थ पीढ़ी में, जिसने क्या किया, किसका स्थान लिया? आईसीज का, इंटीग्रेटेड सर्किट का स्थान लिया। इसमें हजारों आईसीज एक एकल चिप पर निर्मित की जाती थी और वो चिप कौन सी होती थी? सिलिकॉन चिप होती थी। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि जो आईसीज होती हैं वो किस प्रकार, किस धातु से बनी हुई होती हैं? तो वह बनी हुई होती है किससे? सिलिकॉन चिप होती हैं वो। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़े पैमाने पर एकीकृत VLSI तकनीकी का इस्तेमाल किया करते थे और 1971 में इंटेल 4004 यानी कि 4004 चिप विकसित किया गया था। इंटेल 4004 चिप विकसित किया गया था, जिसमें एकल चिप पर एक कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट स्थित होते थे। इस प्रयोग की वजह से छोटे आकार के कंप्यूटरों ने जन्म लिया और इसे लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नाम दिया गया। फोर्थ जनरेशन में जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर थे वो फोर्थ जनरेशन में आए। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे एंड टाइम शेयरिंग की अवधारणा और वास्तविक समय प्रसंस्करण, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब का इस्तेमाल किया गया। और नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ डेटाबेस को इस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया। अब प्रश्न बनता है कि C++ और डेटाबेस कौन सी पीढ़ी में प्रयोग में लिए गए? तो यह चौथी पीढ़ी में प्रयोग में लिए गए। या ये प्रश्न बन सकता है कि चौथी पीढ़ी में कौन सी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया? तो वह कौन सी थी? C और C++। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। तो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत देखिए, पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीकी उभर कर आई जिसे ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था। VLSI किस में था? फोर्थ पीढ़ी में VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है उसमें 10 लाख तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक को शामिल किया जा सकता था। और इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की अवधारणा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को प्रारंभ किया गया। उच्च स्तरीय भाषाओं में यहाँ पर किसका यूज किया गया? जावा, VB, .NET इत्यादि की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई, यानी कि पंचम पीढ़ी में हुई। देखिए आपको पता होगा कि आजकल जो ये AI है, ये किस में उपयोग होती है? मोस्टली यह ज़्यादातर रोबोट वगैरह में उपयोग में होती हैं और आजकल काफ़ी सारे रोबोट जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो कि उनकी अवधारणाएं, ये एक तो AI की अवधारणा है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, साथ में वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। आप जानते हैं जब भी हम कंप्यूटर इस पर लैपटॉप मोबाइल पे जब कुछ सर्च करते हैं तो वो हमारी वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो अब साथ में यहाँ पे पंचम पीढ़ी की जो भाषा थी वो कौन सी थी? जावा, VB, .NET, ये भाषा, इन भाषाओं की शुरुआत हुई। कंप्यूटर मशीनों के विकास के क्षेत्र में प्रगति के कारण कंप्यूटर व्यापक व उपयोगी हो गए और हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अनुसंधान और विकास के लिए निश्चित है और हम समय गुजरने के साथ साथ नए नवाचारों का अनुभव भी करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का विकास। देखिए अब यहाँ पे अबेकस जो कि 5000 साल पहले उभर कर आया था, उसे पहले कंप्यूटर के रूप में माना जा सकता है। यानी कि अबेकस जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, इसको पहला कंप्यूटर के रूप में भी इसको माना जा सकता है। इस डिवाइस में रैक पर स्लाइडिंग बिड्स मोती के ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया का प्रयोग करके बेसिक गणना की जाती थी। देखिए यहाँ पे ये बिड्स दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक और वाइट। इन बिड्स का प्रयोग करके इसमें गणना की जाती थी। ये अबेकस है, ध्यान रखना ये अबेकस है। लेकिन कागज और पेंसिल के अधिक प्रसार और उपयोग में आने के कारण धीरे धीरे अबेकस का महत्व जो खत्म हो गया और अगले कंप्यूटिंग डिवाइस जो थी, जो कि तकनीकी दृष्टि से बेहतर था, के निर्माण में लगभग 12 शताब्दियों का समय लगा। और 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने एक संख्यात्मक पहिया कैलकुलेटर का आविष्कार किया। किसने किया कैलकुलेटर का आविष्कार? ब्लेज पास्कल ने। यह एक पीतल का आयताकार बॉक्स था, जिसमें 8 चल नंबर डायल करके 8 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ने का काम किया जाता था। और इस मशीन का नाम पास्कालिन रखा गया। ठीक है, ये कब थी? 1642 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1646 ईस्वी में एक जर्मन गणितज्ञ गोल्फ्रिएट विल्हेम वोन लाइबनिट्ज, ये उस गणितज्ञ का नाम है, ने पास्कलिन मशीन में फिर कुछ सुधार किए और एक नई मशीन बनाई जो कि गुणा भी कर सकती थी। यानी कि ये पास्कलिन मशीन जो थी, ये केवल जोड़ने का कार्य करती थी। इसने गणितज्ञ जो विल्हेम थे, इन्होंने एक उसमें सुधार करके एक नई मशीन बनाई जो गुणा करने का कार्य भी कर सकती थी। लाइबनिट्ज मैकेनिकल गुणक गियर और डायल की एक प्रणाली द्वारा काम करता था। यह मशीन 1820 तक इस्तेमाल किया गया था, जिसके पश्चात फ्रांसीसी चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा यांत्रिक कैलकुलेटर शुरू किए गए थे। यांत्रिक कैलकुलेटर जो कि 4 बुनियादी गणितीय कार्यों को प्रदर्शन करने में सक्षम था। अर्थोमीटर के नाम से इसको नामित किया गया। अरिथोमीटर, इसकी बहुमुखी प्रतिभा के साथ अरिथोमीटर व्यापक रूप में प्रथम विश्व युद्ध तक इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की वास्तविक शुरुआत, उसके बारे में आज हम जानते हैं। एक गणित के प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। एक मशीन विकसित की गई जो कि विभेदक समीकरणों को करने में सक्षम थी और उसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना जाता था। यह मशीन भाप के द्वारा संचालित किया गया था, जो कि आकार में काफ़ी बड़ा था। प्रोग्राम को स्टोर करने और गणना करने के साथ साथ ही परिणाम प्रिंट करने में भी सक्षम थी। 10 वर्ष तक इस मशीन पर काम करने के बाद बेबेज पहले समान प्रयोजन कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्रेरित हुए और उस मशीन को विश्लेषणात्मक इंजन का नाम दिया। बेबेज के सहायक अगस्ता एडीए किंग ने मशीन के डिज़ाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके काम पर अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1980 में उनके सम्मान में नई प्रोग्रामिंग भाषा एडीए का नाम दिया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए विश्लेषणात्मक इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन आज के मानकों की तुलना में बहुत ही प्रारंभिक मशीन है। हालांकि इसमें आधुनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के बुनियादी तत्वों की चर्चा की गई है। विश्लेषणात्मक इंजन 50,000 से अधिक घटकों से मिलकर के बनाया गया था। बेसिक इनपुट डिज़ाइन पंच कार्ड के रूप में बनाया गया था, पहली पीढ़ी में जिसका इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसके अंदर एक मिल एवं कंट्रोल इकाई भी होती थी, जो कि निर्देशों को किसी भी क्रम में प्रोसेस कर आउटपुट मुद्रित परिणाम आउटपुट डिवाइस पर देखे जाते थे। वर्ष 1889 में एक अमेरिकी आविष्कारक थे हरमन होलेरिथ ने कंप्यूटिंग के लिए जैक्वार्ड यानी कि हथकरघा अवधारणा लागू की थी। वह अमेरिका की जनगणना की गणना करने के लिए एक तेजी से रास्ता खोज करना चाहते थे। होलेरिथ ने विधि से कार्ड का इस्तेमाल कर डाटा को स्टोर किया, परिणामों को ज्ञात किया जाता था। होलेरिथ जो व्यापार की दुनिया में पंच कार्ड को लेकर आए थे। पंच कार्ड को कौन लेकर आए थे? हरमन होलेरिथ, जिससे आगे चलकर 1924 में IBM का उदय हुआ।
अन्य कंपनियों ने भी बाजार में प्रवेश लिया और व्यावसायिक उपयोग के लिए पंच रीडर का निर्माण किया। सरकारी और गैर सरकारी दोनों कंपनियों ने 1960 तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को कंप्यूटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वानेवर वुश ने 1930 में एक अंतर विश्लेषक नामक यंत्रवत संचालन डिवाइस विकसित की थी। यह पहली बार सामान्य प्रयोजन के अनुरूप कंप्यूटर था। जॉन एटानोसॉफ द्वारा और बेरी ने 1939 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस का निर्माण किया था और अपनी पूरी डिवाइस को 1942 में पूरा किया था। यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांत पर और ऑन और ऑफ की अवधारणा पर कार्य करती थी। ऑन और ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे 0 और 1। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलोसस द्वारा कोड ब्रेकर विकास किया गया। यह पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? कोड ब्रेकर। सन 1946 में पहला ऑल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। ऑल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था ये। इस कंप्यूटर में हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद दूसरा है यूनिवैक, यूनिवर्सल संचालित कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सांख्यिकी और वर्णमाला दोनों प्रकार के डाटाओं को संभालने के लिए उपयोग किया जाता था और यह पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न बनता है कि पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वह था यूनिवैक। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो ऑल पर्पज के लिए बनाया गया था वह था ENIAC। ENIAC यहाँ पे ये सी गलत है, ये सी नहीं आएगा यहाँ पे, ये ENIAC ENIAC। पहला कौन सा कंप्यूटर है? पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC और पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यानी कि कॉमर्शियल कंप्यूटर है वो है यूनिवैक। और यदि ये ऑल पर्पज के लिए ENIAC, यहाँ पे जो वैसे कोलोसस द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था डिजिटल कंप्यूटर वह कोड ब्रेकर था। तो ये है कंप्यूटर के पीडीओ के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट हम स्टोरेज मतलब पहला चैप्टर हम पूरा करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।